मिनट। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पर अंग्रेजी शासन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? उत्तराखंड पर अंग्रेजी शासन की। देखो, जितना तुम इंट्रैक्शन दोगे, जितना तुम ध्यान रखोगे, उतना तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से उत्तराखंड पर जो है अंग्रेजों ने आक्रमण किया और गोरखाओं का जो यहाँ शासन था उसको यहाँ से समाप्त कराया। अब गोरखाओं का जो शासन था उत्तराखंड पर, अब वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं संगोली की संधि को अप्रूवल दे दिया था उन्होंने 4 मार्च को, और उसके बाद जो है उत्तराखंड पर अब शासन हो गया किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, मगर इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसके द्वारा हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो लाइक जरूर कीजिए हमारी वीडियो को, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो हिस्सा है, संगोली की संधि के बाद, जब संगोली की संधि का अप्रूवल हुआ, उस संगोली की संधि के अप्रूवल के बाद जो है यहाँ पर किसका शासन हो गया बेटा? यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हो गया, है ना। तो किस तरीके से हुआ, क्या क्या स्थितियां बनी, थोड़ा सा हम उस स्थितियों पर बात कर देते हैं, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखो क्या हुआ, संगोली की संधि के बाद क्या स्थिति हुई कि संपूर्ण उत्तराखंड गोरखाओं से जो है मुक्त हो गया। अब गोरखाओं का उत्तराखंड के दोनों हिस्सों पर, गढ़वाल पर भी और कुमाऊं पर, दोनों हिस्सों पर उनका शासन था। लेकिन आप जानते हैं कि जो यहाँ पे दिल्ली के जो शासक थे उनका नाम क्या था बेटा? लॉर्ड हेस्टिंग। अंग्रेजी गवर्नर थे ना, लॉर्ड हेस्टिंग। जब लॉर्ड हेस्टिंग के पास राजकुमार सुदर्शन शाह गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप आकर के एक बार हमारा राज्य अंग्रेजों से खाली करवा दो, प्लीज आप आ जाइए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा, सॉरी, गोरखाओं से खाली करा दो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है? बहुत ज्यादा अत्याचार किया हुआ है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम आएंगे, उत्तराखंड पर आक्रमण करेंगे, गोरखाओं को वहां से भगाएंगे और आपका राज्य जो है वो आपको हम वापस दे देंगे। ठीक है, ये बात हुई थी। लेकिन कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि भाई जो तुम्हारा युद्ध में खर्चा लगेगा वो हमको देना, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो परिणाम क्या निकला कि जो उत्तराखंड का जो हिस्सा था ये देना चाहिए था किसको? टिहरी के शासक को, यानी कि सुदर्शन शाह को, और कुमाऊं का हिस्सा रखना चाहिए था उनको अपने पास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को उत्तराखंड से भगाया तो सुदर्शन शाह ने कहा भैया मेरा राज दे दो, मेरा जो राज्य है उसे मुझे वापस लौटा दो, गढ़वाल का हिस्सा। अंग्रेजों ने कहा भैया ऐसा नहीं होगा, हमने तुम्हारे राज्य को नेपालियों से वो छुड़ाया है, इसके बदले क्योंकि हमने युद्ध किया है और युद्ध पर आप जानते हो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों ने राजा सुदर्शन शाह, तब वो राजा नहीं थे, राजकुमार आप इन्हें बोल सकते हैं, तो सुदर्शन शाह से युद्ध क्षति के रूप में 7 लाख रुपए मांगे। कितने मांगे बेटा? अब वो शासक 1803 से जिसके पास राज्य नहीं है, उसके पिताजी 1804 में, 3 नहीं बोलेंगे, 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए। 1803 में इतना बड़ा भूकंप हुआ, पूरा राज्य तहस नहस हो गया। 1804 से लेकर के और 1815 तक जो निर्वासित जिंदगी जी रहा सुदर्शन शाह, तो 7 लाख रुपए कहां से लाएगा? अंग्रेजों ने कहा हम नहीं जानते भैया, 7 लाख रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा बेटा? 7 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो भैया सुदर्शन शाह ने कहा कि मेरे पास 7 लाख रुपए तो है नहीं, मैं कहां से दूंगा 7 लाख रुपए? तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर आपके पास क्या नहीं है, अगर आपके पास 7 लाख रुपए नहीं है तो हम आपके राज्य का पार्टीशन कर देंगे। अब तुम सोचो राज्य का मतलब क्या, उत्तराखंड का पार्टीशन होगा क्या? नहीं, सुनना जरा। एक्चुअली यह चंद वंश में अब कोई बचा नहीं था कि जो बोले कि मुझे शासन दो। लास्ट महेंद्र चंद, याद होगा आपको, 1790 में, उसके बाद कुमाऊं पर कोई रहा ही नहीं जो ये बोले अंग्रेजों से हमारा राज्य दे दो। तो जो कुमाऊं का हिस्सा था इस पर तो डायरेक्ट जो है अंग्रेजों का शासन हो गया। किस हिस्से पर बेटा? कुमाऊं के हिस्से पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन हो गया। बचा गढ़वाल का हिस्सा, यहाँ का प्रतिनिधि बचा हुआ था, सुदर्शन शाह बचा हुआ था। सुदर्शन शाह ने कहा मेरा राज्य दे दो, उन्होंने कहा 7 लाख रुपए दो, जगह भैया 7 लाख रुपए तो है नहीं, तो उनका राज्य का पार्टीशन करना पड़ेगा। बोला कर लो, अब क्या कर सकते हैं, कर लो राज्य का पार्टीशन। अब क्या किया देखो, इस पर मैं पिछले वीडियो में जब हमने गोरखाओं का आक्रमण शुरुआत करी थी
उस दौर में जो है मैं ये बात कर चुका हूं, इसलिए हमारा जो गोरखाओं का जो पहला आक्रमण, उससे पहले जो सुदर्शन शाह वाली वीडियो है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टीशन हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे जो है चमोली में एक ताल है बेटा जिसका नाम है सतोपंत ताल। कौन सा ताल है बेटा? इस सतोपंत ताल से एक नदी निकलती है और यहाँ ऐसे करके बहती है, जरा सुनना जरा, गढ़वाल में, और देवप्रयाग में आकर के वो गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पे आके? देवप्रयाग में आकर गंगा नदी में मिल जाए। इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है बेटा? अलकनंदा। सुनना जरा, ये कुमाऊं का हिस्सा डायरेक्ट अंग्रेजों के पास आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी भाग था उसे टिहरी के राजा को दे दिया गया। लेकिन सुनना, जिसमें देहरादून और चंडी परगना शामिल नहीं था, देहरादून का हिस्सा भी शामिल नहीं था। तो इसके इधर का हिस्सा कौन कौन सा बचा? आज का आधा रुद्रप्रयाग, आधा जो अलग मंदाकिनी नदी के उधर का, आज का आधा रुद्रप्रयाग, प्लस टिहरी और उत्तरकाशी का हिस्सा राजा को दे दिया गया। और इस हिस्से को कहा गया टिहरी गढ़वाल। क्या कहा गया बेटा? टिहरी गढ़वाल। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक हो गया। और जो ये वाला हिस्सा है जो कुमाऊं के बॉर्डर से लेकर के, और जो अलकनंदा नदी का जो पूर्व का हिस्सा है, इसे कहा गया ब्रिटिश गढ़वाल। क्या कहा गया बेटा? क्यों कहा गया इसे ब्रिटिश गढ़वाल? क्योंकि ये हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास रखा। ठीक है कि नहीं? अब जब ये पार्टीशन हो गया तो टिहरी के राजा सुदर्शन शाह ने कहा कि भैया एक काम करो यार, तुमने मेरा राज्य का पार्टीशन कर दिया, चल जाएगा, पर मुझे मेरी पुरखों की राजधानी, यहाँ पे इनकी राजधानी कहाँ थी बेटा? श्रीनगर। मेरी पुरखों की राजधानी तो मुझे दे दो। अंग्रेजों ने कहा हम नहीं देने वाले, तेरे को राज्य दे दिया, गनीमत समझ ले, तू चले जा और अपने लिए राजधानी भी ढूंढ ले। हमारी जो तुम्हारी पुरानी राजधानी श्रीनगर थी वही राजधानी हमारी रहेगी। ठीक है कि नहीं? लेकिन फिर बाद में जो है अंग्रेज श्रीनगर की गर्मी में सच ही रह पाते, वो ठंडे इलाकों के अंग्रेज और इस गर्मी में रह पाते श्रीनगर जैसी गर्मी में। बाद में वो अपनी राजधानी श्रीनगर के ही नजदीक जो है पौड़ी पड़ता है ना, पौड़ी शहर पड़ता है, जो थोड़ा हाइट पर है, वो काफी हाइट पर है, तो पौड़ी शहर बाद में ले गए। राजधानी कहाँ ले गए बेटा? पहले श्रीनगर थे, बाद में पौड़ी पर। अभी आप समझ लो श्रीनगर पर भी इनका हो गया। तो ये हिस्सा हो गया बेटा ब्रिटिश गढ़वाल, ये हो गया टिहरी गढ़वाल। समझे कि नहीं? अब ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं गढ़वाल ही बोलेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं, इन दोनों को मिला करके अंग्रेजों ने कमिश्नरी बनाई, जिसे दोनों को संयुक्त नाम दिया गया कुमाऊं कमिश्नरी। क्या नाम दिया गया बेटा? क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बताओ पहले, नाम क्या दिया गया? कुमाऊं कमिश्नर। ठीक है कि नहीं? तो इस कुमाऊं कमिश्नरी का जो हेड रखा गया, इसे कहा गया कमिश्नर। क्या रखा गया बेटा? कमिश्नर। अच्छा, क्या ये बात समझ में आई? तो गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं जो था उसको संयुक्त नाम दिया गया कुमाऊं कमिश्नरी, और उसका जो हेड रखा गया उसे चुना गया कमिश्नर। क्या चुना गया बेटा? कमिश्नर। उसका नाम रखा गया, वो पद का जो होगा वो कमिश्नर। ठीक, अब जरा इसको जरा समझना सही तरीके से। जब कुमाऊं कमिश्नरी बनाई गई तो इसे नॉन रेगुलेशन एरिया बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? नॉन रेगुलेशन एरिया या टेरिटरी आप इसे बोल सकते हैं, नॉन रेगुलेशन टेरिटरी। अब ये होती क्या है सर, इसको समझो जरा। देखो, अगर मैं उत्तराखंड के मैप पे देखो बेटा, अभी मैं फिलहाल ऐसे बना रहा हूं, जरा मैप की तरफ ज्यादा वो मत करना, जरा समझना भाई। देखो, ये हिस्सा था बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या था बेटा? देखो, ये वाला जो बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, और इसे नाम दिया जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या कहा जाता था? बंगाल प्रेसिडेंसी। सुनना जरा, तो जो एक गढ़वाल का हिस्सा, जो एक ब्रिटिश कमिश्नरी का जो हिस्सा था, उत्तराखंड का जो ब्रिटिश कमिश्नरी का हिस्सा था, इसको अधीन कर दिया गया बंगाल कमिश्नरी के। किसके अधीन कर दिया गया? कमिश्नरी नहीं, प्रेसिडेंसी के। किसको? जो कुमाऊं कमिश्नरी था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और इसको उत्तराखंड का जो एक कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा है, इसे बनाया गया नॉन रेगुलेशन एरिया। क्या बनाया गया? आप इसे नॉन रेगुलेशन टेरिटरी बोल सकते हैं। अब ये पॉइंट कि सर नॉन रेगुलेशन टेरिटरी क्या होता है? ऐसी टेरिटरी है जो किसी बड़ी प्रेसिडेंसी के अधीन आ रही है। समझना जरा, ऐसी कमिश्नरी है जो किसी बड़ी प्रेसिडेंसी के अधीन आ रही है, मगर इस प्रेसिडेंसी के बहुत सारे नियम कानून यहाँ लागू नहीं होंगे, कुछ कुछ होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे। तो सर वहां के लिए नियम कानून कौन बनाएगा? वहां का जो स्थानीय कमिश्नर होगा वो अपने क्षेत्र को चलाने के लिए खुद भी कानून बना सकता है। क्या ये बात समझ में आई?
इसीलिए इंग्लिश में नॉन रेगुलेशन और हिंदी में कहते हैं गैर विनियमित क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा? गैर विनियमित। अब हम आपको बताता हूं, कई ऐसे कुमाऊं के कमिश्नर हुए जिनमें से रैमजे का नाम भी आता बेटा। रैमजे साहब ने क्या किया कि यहाँ कुमाऊं कमिश्नरी में कई ऐसे कानून जो ब्रिटेन से आते थे और यहाँ की जनता के लिए जरा अच्छे नहीं माने जाते थे, तो वो उनको यहाँ लागू होने ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर थी। कारण वो नॉन रेगुलेशन एरिया बना दिया गया, इसलिए उनके पास पावर थी, तो वो कई कानून तो यहाँ लागू होने ही नहीं देते थे। समझे कि नहीं? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कुमाऊं कमिश्नरी को बनाया गया और इसका जो हेड चुना गया उसे क्या कहा गया बेटा? कमिश्नर कहा गया। ठीक। और ये जो गढ़वाल का हिस्सा था, यहाँ का राजा बन गया पहला राजा सुदर्शन शाह। हम पवारों में उसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके। क्या ये बात समझ में आ गई? टोटल क्लियर हो गई? ठीक है। अब मैं इस मैप को जरा यहाँ बढ़ा रहा हूं। कोई दिक्कत है? कुछ पूछना तो बता दो बेटा, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं भाई। कुमाऊं कमिश्नरी पर आते हैं। रेगुलेशन हमने सारी बातें कर दी थी रेगुलेशन के बारे में भी। आइए अब जो कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा था बेटा, इसके जो पहले कमिश्नर बने उनका नाम था ई गार्डनर। क्या नाम था बेटा? मगर मैं ई गार्डनर पढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा एक बात समझ लो कि इस हिस्से पर प्रशासन आखिर होता कैसे था, किस तरीके का था। मैंने कहा ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर एक कमिश्नरी बना दिया गया जिसे हमने नाम दिया कुमाऊं कमिश्नरी। क्या नाम दिया? कुमाऊं कमिश्नरी। कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे टॉप में जो प्रशासक होता था उसे क्या कहते थे बेटा? उसे कहते थे कमिश्नर। समझ में आ रही बात? सबसे सुपर बंदा है कमिश्नर। अच्छा, कमिश्नर के नीचे कौन होता था बेटा? डेप्यूटी कमिश्नर। कौन होता था? डेप्यूटी कमिश्नर। इसके नीचे कौन होता था? कलेक्टर। जो जिलों में जो होता था वो होता था कलेक्टर। जिलों में होता था कलेक्टर। अच्छा, कलेक्टर के नीचे कौन होता था? तहसीलदार। आज भी जिले तहसीलों में विभाजित होते ना, तो इससे नीचे होता था तहसीलदार। कौन होता था बेटा? तहसीलदार के नीचे कौन होता था? पटवारी। बहुत अच्छे। तहसील के नीचे होता था पटवारी। ठीक है कि नहीं? अब देखो, कमिश्नरी में कमिश्नर हो गया, पहले कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। जिले में कौन हो गया बेटा? कलेक्टर हो गया। तहसील में कौन हो गया? तहसीलदार। पट्टियों में कौन हो गया? पट्टी या परगना, आप जो भी बोलते हैं। पट्टियों में कौन हो गया बेटा? पटवारी हो गया। और पटवारी के नीचे जो क्षेत्र में हो गया उसे क्या बोलते थे बेटा? थोकदार। क्या होता था? थोकदार। अच्छा, इस थोकदार के नीचे जो होता था, सुनना जरा, इस थोकदार के नीचे जो होता था वो होता था प्रधान या प्रधान। क्या होता था? प्रधान या प्रधान। और इसके नीचे होते थे सयाना। कौन होते थे? छोटे छोटे गांव में कई जगह सयाना भी मिलता है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सुनना, सबसे ऊपर कमिश्नर। कमिश्नरी में दो लोग होंगे, कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट कौन संभाल रहा होगा? कलेक्टर। तहसील कौन संभाल रहा होगा? तहसीलदार। उसके नीचे पट्टी कौन संभाल होगा? अब पट्टी के नीचे क्षेत्र में कौन होगा प्रभावशाली? थोकदार, कई गांवों को मिलाकर। और फिर थोकदार के नीचे कौन होगा? प्रधान। अब प्रधान के नीचे कौन होगा? सयाना। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कैसे डिवाइड था? सबसे ऊपर कमिश्नर, फिर जिले, तहसील, पट्टियां, फिर क्षेत्र के बाद गांव। आपको समझ में आ रही बात? इस तरीके से कुमाऊं का कमिश्नरी का प्रशासन चल रहा था। कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आ गया? कंफर्म? तो जरा इसके देख लीजिएगा। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कुमाऊं के पहले कमिश्नर की। देखो समय भी जरा कम है अभी हमारे पास, लेकिन कुमाऊं के कमिश्नर गार्डनर के बारे में खासकर हम बात कर लेते हैं। पहले कमिश्नर देखो बेटा, जो कुमाऊं के पहले कमिश्नर बने वो बने बेटा गार्डनर। कौन बने? गार्डनर। कब बने बताओ जरा? 1815 से 1816 के दौर में ये बने। ठीक है, अब सुनना जरा सा, कितनी तारीख को बने? ये डेट थी 3 मई। कितनी तारीख बेटा? 3 मई 1815 को बने। अब तुम सोचो 3 मई कैसे, क्या स्थितियां बनी, जरा ये मुझे बताइए जरा, क्योंकि 1815 बोल रहे हैं हम। सुनो जरा, कल वाले वीडियो में मैंने आपको लास्ट युद्ध पढ़ाया था, वो पढ़ाया था मैंने अल्मोड़ा का युद्ध। पढ़ाया था कि नहीं? इसे हमने लाल मंडी का युद्ध भी कहा था कि नहीं? अच्छा, लाल मंडी का युद्ध के बाद जो है मैंने आपको अल्मोड़ा की संधि बताई थी। कितनी तारीख को बताई थी? सुनना जरा, अल्मोड़ा का युद्ध हुआ था 25 अप्रैल को। कितनी तारीख को? 25 अप्रैल को हुआ था 1815 में। 25 अप्रैल 1815 में अल्मोड़ा पर अधिकार करने के लिए लास्ट युद्ध। इस युद्ध में गोरखा बुरी तरह से हार गए थे। ठीक 2 दिन बाद 27 अप्रैल, सुनना जरा, कल वाले में वीडियो में बात करता हूं, 27 अप्रैल 1815 को
एडवर्ड गार्डनर जो हमारे ई गार्डनर साहब थे उनके, और बमसा चौतरिया, याद होगा तब अल्मोड़ा में कुमाऊं में जो थे वो गोरखा बड़े प्रशासक थे, तो बमसा चौतरिया और ई गार्डनर के बीच एक संधि हुई थी। कितनी तारीख को हुई थी बेटा? 27 अप्रैल को। और इस संधि के तहत गोरखाओं ने कहा था कि हम कुमाऊं कमिश्नरी, कुमाऊं को छोड़ देंगे, कमिश्नरी तो बाद में बनी हो, हम कुमाऊं को छोड़ देंगे। क्लियर हुई बात? वो 3 मई को, अप्रैल में ये हुआ, अप्रैल में ये हुआ, और मई को 3 मई को गार्डनर साहब कुमाऊं कमिश्नरी में कमिश्नर बन गए। ठीक, जब ये कमिश्नर बने तो इनके साथ एक बंदे को डेप्यूटी कमिश्नर बना दिया गया और उनका नाम था जॉर्ज विलियम ट्रेल। क्या नाम था बेटा? जॉर्ज विलियम ट्रेल। क्या बोला मैंने? जॉर्ज विलियम ट्रेल। अच्छा, जॉर्ज विलियम ट्रेल साहब जो है वो, मैं हिंदी में लिख लेता हूं जिससे तुम्हें गड़बड़ ना हो। जॉर्ज विलियम ट्रेल ये क्या बने? कुमाऊं के डेप्यूटी कमिश्नर। तो पहले कमिश्नर कौन बने? दूसरा, उनके साथ डेप्यूटी कमिश्नर कौन बने? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। जब गार्डनर साहब यहां आए 1815 के दौर में, तो उनका जो कार्यकाल अगर आप गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नरी में देखोगे तो मात्र 9 माह का कार्यकाल रहा। कितने समय का कार्यकाल रहा बेटा? 9 माह का कार्यकाल। लेकिन 9 माह के कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट काम उन्होंने करे। क्या काम किया जरा बताइए मुझे। पहला काम उन्होंने किया 1815 में, उन्होंने यहां कुमाऊं में अल्मोड़ा से लेकर के श्रीनगर के बीच क्या की? डाक व्यवस्था की शुरुआत की। पहला काम क्या था बेटा? बोलो भाई। डाक व्यवस्था की शुरुआत की। कब की? जल्दी बताओ। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है। दूसरा काम 1815 में ही उन्होंने क्या किया? 1815 में ही कमिश्नर ट्रेल ने दूसरा काम किया कि गढ़वाल में, कुमाऊं में, कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया। कहां पर? कुमाऊं में पहला भू बंदोबस्त किया। कब किया बेटा? और उसी साल गढ़वाल में भी भूमि बंदोबस्त किया गया और इसे करने का काम किया ट्रेल ने। घर साहब ने तीसरा काम किया, बच्चों के विक्रय पर क्या लगा दिया बेटा? रोक लगा दी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही? एक काम क्या किया 1815 में? डाक व्यवस्था की शुरुआत। कहां से कहां? अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था की शुरुआत। बाद में संपूर्ण उत्तराखंड में ट्रेल साहब करेंगे इसकी शुरुआत। 1815 में पहला उन्होंने कुमाऊं का भूमि बंदोबस्त कराया। उन्हीं के साथ उनके डिप्टी कमिश्नर जो थे ट्रेल साहब, उन्होंने जो है गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किया। भूमि बंदोबस्त के बारे में डिटेल अलग से वीडियो बनेगी। तीसरा काम इनका इंपॉर्टेंट था, बच्चों के विक्रय पर इन्होंने रोक लगा दी थी। ठीक है। अब पॉइंट है सर इतनी जल्दी क्यों निकल गए? अच्छे शासक थे, बढ़िया थे, इनको इतनी जल्दी क्या निकलना पड़ गया? समझना जरा सर। एक्चुअली हुआ ये, कहानी को सुनना जरा। एक्चुअली हुआ ये, आप जानते संगोली की संधि कब हुई थी बेटा? 2 दिसंबर 1815 को। याद है? संगोली की संधि हुई थी कितनी तारीख को? 2 दिसंबर 1815 को। मगर ये संगोली की संधि बिहार में हुई और इसकी पुष्टि करनी थी नेपाल सरकार ने। किसने करनी थी? नेपाल सरकार। याद है आपको? पहले नेपाल सरकार मुकर गई थी, बाद में जो है नेपाल सरकार ने संगोली की संधि की पुष्टि करी। कितनी तारीख को? 4 मार्च 1816 को। जो संगोली की संधि हुई थी उसमें 2 बातें निश्चित हुई थी। पहली बात ये हुई कि गोरखाओं को जो अपना संपूर्ण भारत में विजित क्षेत्र है वो वापस अंग्रेजों को देना पड़ेगा। वापस का मतलब अंग्रेजों को सौंपना पड़ेगा। पहली शर्त थी संगोली की संधि की। दूसरी शर्त क्या थी जरा सुनना। पहली शर्त समझ गए? दूसरी शर्त थी कि काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाए। क्या बोला? एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाए। ठीक है। अब इस ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति साथ साथ ये भी बोला गया कि ब्रिटेन का जो है एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि भी जो है वहां काठमांडू में नियुक्त किया जाएगा। ये बात हुई थी कब? 4 मार्च को नहीं, जो 2 दिसंबर को संगोली की संधि हुई, इस संधि में ये बातें हुई थी। ठीक क्या हुआ देखना जरा सा। मार्च में जैसे ही अप्रूवल हो गया 16 में किसका, कि भाई संधि अप्रूव कर दी काठमांडू वालों ने, नेपाल सरकार ने, तो उसी दौरान यहां से गार्डनर साहब को कहां भेजा गया? नेपाल में भेजा गया एज ए कंपनी का राजनीतिक प्रतिनिधि। यानी कंपनी का राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में उन्हें कहां भेजा गया बेटा? नेपाल दरबार में भेज दिया गया। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? ठीक है। उसके बाद गार्डनर साहब चले गए और गार्डनर साहब के बाद जो है उनके साथ जो डेप्यूटी कमिश्नर थे विलियम ट्रेल, वो कुमाऊं कमिश्नरी के
दूसरे कमिश्नर बनेंगे, और ये वो दूसरे कमिश्नर ऐसे कमिश्नर होंगे जिन्हें कुमाऊं कमिश्नर का पहला वास्तविक कमिश्नर कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा उन्हें वास्तविक कमिश्नर? इसे जानने के लिए आपको हमारा कल वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुमाऊं कमिश्नरी के अगले कमिश्नर, जिनका नाम है विलियम ट्रेल। लेकिन चलते चलते मैं आपको बता देता हूं, कुमाऊं कमिश्नरी में टोटल 24 कमिश्नर हुए। कब तक? कुमाऊं कमिश्नरी जो चली वो 1815 से 1947 तक चली, और 1815 से 1947 तक कुमाऊं कमिश्नरी में टोटल 24 कमिश्नर हुए, जिनमें से पहले कमिश्नर गार्डनर साहब को हम पढ़ चुके हैं। हम सभी कमिश्नर नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हीं कमिश्नरों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।